नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज शमशान घाट में एक बुजुर्ग महिला का शव लाया गया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने में बहुत देर हो गई। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने में इतना समय क्यों लग रहा था? हम भी इस भीड़ का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी जब एक मृत व्यक्ति की चिता में आग न लगाने दी जाए, तो इसका मतलब तो यह है कि कोई तो बहुत ही गंभीर बात हुई होगी। भीड़ के पीछे पीछे हम भी वहां पहुंचे और वहां जाकर देखा, तो उस औरत को देखते ही रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग औरत लगभग 85 साल की रही होगी। और उस बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भी उसके 3 बेटे शमशान घाट में एक कागज का टुकड़ा लिए हुए खड़े थे। हम सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्या है, और चिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कब से कागज पत्र की जरूरत पड़ने लगी। बड़े ही हैरत की बात है कि आखिर माजरा क्या है। बस फिर हमें भी उत्सुकता और बढ़ने लगी कि आखिर बात क्या है। सब लोगों की नजर उस कागज के छोटे से टुकड़े पर थी। ना जाने क्या था उस टुकड़े में, पर सब लोग इतना तो समझ ही गए थे कि कोई तो बात है उस कागज के टुकड़े में। शायद कोई बड़ी बात या कोई बड़ा विचार होगा, या कुछ जरूरी बात जो उसमें लिखी हुई है। दुनिया भर के लोग अब शमशान घाट में जमा हो गए, और जमा होने के बाद हर व्यक्ति की नजर अगर कहीं थी, तो थी उस कागज के टुकड़े पर। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की नजर उस कागज के टुकड़े पर ठहरी हुई थी। हर एक व्यक्ति लालायित था कि जल्दी से उस कागज के अंदर लिखी बात उन्हें पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों है कि मरने वाले को लकड़ी की शैया पर रखने के बाद उस बुजुर्ग महिला के शव का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जा रहा है। और ये आदमी कौन है आखिर, जिसने इस अंतिम संस्कार को रुकवाया है? कोई खास ही रहा होगा। 50 सवाल वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन हर एक सवाल का जवाब अगर किसी के पास था तो था वह छोटा सा कागज का टुकड़ा, जो इधर से उधर घूमे जा रहा था। ना कोई शोर, ना कोई शराबा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत देर इंतजार करने के बाद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और वहां पर पुलिस भी इकट्ठी हो गई। पुलिस के इकट्ठा होने के बाद भी हमें माजरा ही समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे समय बीता और शव को शमशान घाट में ले आए। लगभग 8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वहां की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय तो बहुत हो गया था, और एक बार मन में आया भी कि छोड़ना यार, क्या करना है। लेकिन फिर दिमाग में सवालों की एक लहर झंझनाती हुई दौड़ गई, और फिर मन हुआ, नहीं यार, आखिर इस बात के पीछे का कारण जानना तो बनता है ना, कि शमशान घाट में लाए हुए शव को 8 घंटे हो गए हैं, और अभी तक कोई इसको मुखाग्नि नहीं दे रहा है। उसकी चिता को आग लगने न देने के पीछे का आखिर कारण क्या है? यह तो सिंपल सी ही बात है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा हो, वरना मरने के बाद इंसान को जल्दी जल्दी करते हैं ले जाने में भी। अब तक तो हमने पुलिस वालों को ऐसा करते देखा था कि कई बार अंतिम संस्कार में पुलिस अंतिम संस्कार होने से रुकवा दे, क्योंकि सामने वाले पार्टी पहले वाली पार्टी पर केस कर दे कि हमें शक है कि इसकी मौत नहीं हत्या की गई है। तब तो माना भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तो माजरा उल्टा ही था। पुलिस को बुलाया इसलिए गया था क्योंकि इस समय इतना समय हो गया था चिता को मुखाग्नि देने ही नहीं दे रहे थे। वहां 2 व्यक्ति थे जो मानो उस बुजुर्ग महिला के बेटे प्रतीत हो रहे थे। 8 घंटे की खींचतान के बाद पुलिस और कुछ व्यक्तियों के समझाने के बाद उस चिता को मुखाग्नि दी गई। मैं भी वही बहुत अचंभे में था। तब वहीं पास का एक मेरा जानकारी का लड़का, जो कि पुलिस में कांस्टेबल था और वहां पर दरोगा के साथ उपस्थित हुआ था, तो मुझे लगा
कि इस बात का असली कारण यही सही बता सकते हैं। तो मैंने उसको बुलाया और पूछा, और उसने जो कारण बताया, सच में उसको सुनकर मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। मुझे जैसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस लड़के के साथ उनका एक रिश्तेदार भी था, जो उनका खास रिश्तेदार था। तो मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने मुझे मोटी मोटी बात बताई, लेकिन रिश्तेदार ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना मुझे सुनाई। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं उस बात को सुनकर एकदम सन्न रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या माँ-बाप औलाद को सिर्फ इस दिन के लिए पैदा करते हैं, या माँ-बाप के जीवन का औलाद के जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। तो घटना इस प्रकार थी कि इस बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा था। पुष्पा जी बड़ी सीधी और सरल स्वभाव की महिला थीं, और अपने घर का कामकाज करने में भी वह बहुत निपुण थीं। जब पुष्पा जी का जन्म हुआ था, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। और वह व्यक्ति जिसने मुझे यह सारी कथा सुनाई थी, दरअसल वह पुष्पा जी के ताऊ जी थे। माता के देहांत के बाद कुछ ही समय में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, और पुष्पा जी के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारियां उनके ताऊ जी के पास आ गईं। ताऊ जी ने भी उनका पालन पोषण अच्छे से किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जमाने में लड़कियों को कोई भी इतना पढ़ाना लिखाना तो चाहता नहीं था, तो पुष्पा जी के साथ भी वही हुआ। हालांकि उनके ताऊ जी ने उनके पालन पोषण में तो कोई कमी नहीं की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाई थी। पुष्पा जी केवल 5वीं पास ही थी। अब इस सब के बाद हुआ यूं कि पुष्पा जी के ताऊ जी के भी अपने बच्चे थे, और चूंकि पुष्पा जी लड़की थी तो उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा थी। इसलिए पुष्पा जी के ताऊ जी ने सोचा कि लड़का अच्छा मिल रहा है तो शादी कर देते हैं। उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर पुष्पा जी की शादी कर दी। शादी के बाद पुष्पा जी दुल्हन बनकर घर आईं। धीरे धीरे उनके सरल स्वभाव ने घर के हर एक सदस्य का मन जीत लिया। और फिर बचपन में माँ बाप के खो जाने का दुख कभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुष्पा जी को ससुराल इतनी अच्छी मिली थी कि वे बहुत खुश थीं। धीरे धीरे समय बीता, और समय के साथ साथ पुष्पा जी का रिश्ता अपनी सास और ससुर के साथ बिल्कुल माता पिता की तरह गहरा हो गया। पहले तो शुरू शुरू में पुष्पा जी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 2-3 साल बीत जाने के बाद, इतनी मन्नतें मांगने के बाद और कुछ इलाज डॉक्टरी करवाने के बाद पुष्पा जी के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ पुष्पा जी का बेटा बड़ा हो गया। जैसे ही पुष्पा जी का बड़ा बेटा 2-3 साल का हुआ कि पुष्पा जी के यहाँ फिर से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, और उनके दोनों जुड़वा बच्चे बेटे ही थे। अब पुष्पा जी और उनके पति प्रकाश जी 3-3 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। पुष्पा जी की सास बहुत खुश होती थी कि उनके यहाँ 3-3 पोतों ने जन्म लिया है। उनका बेटा 3-3 बेटों के होते हुए राज करेगा राज। समय बीतने लगा, और धीरे धीरे करके पुष्पा जी का बड़ा बेटा दिनेश, बीच का महेश और तीसरा बेटा सुरेश, तीनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। पहले उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और हाई स्कूल के पेपर दिए। जब महेश और सुरेश के हाई स्कूल के पेपर चल रहे थे कि इस समय एक एक्सीडेंट में उनके दादा दादी का देहांत हो गया, और पुष्पा जी और प्रकाश जी अकेले पड़ गए। माता पिता का देहांत के बाद प्रकाश जी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। साथ में पुष्पा जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। हालांकि इस घटना ने दोनों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, फिर भी बच्चों की खातिर दोनों ने खुद को संभाला, क्योंकि पुष्पा जी के लिए उनके सास ससुर नहीं बल्कि माता पिता थे। एक बार बचपन में माता पिता को खो जाने का गम, और फिर अब दोबारा से मानो जैसे उनके माँ बाप को किसी ने छीन लिया हो। इस पहाड़ जैसे दुख को झेलती, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी गृहस्थी का भार संभाला। अब बच्चे इंटर की परीक्षा में पास हुए। क्योंकि पुष्पा जी का बड़ा बेटा रमेश दोनों बच्चों से 3 साल बड़ा था, तो उसकी परीक्षा पहले ही खत्म हो चुकी थी और वह बीए में पढ़ रहा था। पुष्पा जी का बड़ा बेटा दिनेश थोड़ा सीधा साधा था, जबकि छोटा बेटा कुछ ज्यादा ही चालाक था।
बड़े बेटे की शादी पुष्पा जी और प्रकाश जी ने बड़े धूमधाम से की। घर में नई बहू के आ जाने से सभी लोग बहुत खुश थे। जब तक रमेश की पत्नी उस घर में अकेली थी, मतलब जब तक उसके दूसरे भाई की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो उस घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। बहू भी पुष्पा जी की बड़ी सेवा करती थी और प्रकाश जी की हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती थी। अब दोनों संतुष्ट थे कि चलो घर में लक्ष्मी आई है, कम से कम रोज का कलेश नहीं होता होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि पुष्पा जी के दूसरे बेटे की शादी के लिए एक रिश्ता आया। लड़की बहुत खूबसूरत थी और अमीर खानदान की थी। न जाने कैसे उन्हें पुष्पा जी का दूसरा बेटा महेश बहुत पसंद आ गया। वे प्रकाश जी के पीछे ही पड़ गए कि हम अपनी बेटी की शादी इसी घर में करेंगे। प्रकाश जी भी इस बात से क्यों ही इनकार करते, जब घर के घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, तो इसलिए प्रकाश जी ने भी हाँ कर दी। चूंकि जिस लड़की का रिश्ता आया था वह बहुत खूबसूरत थी, तो महेश को भी इस बात से कोई भी परेशानी नहीं हुई और उसने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। अब प्रकाश जी और पुष्पा जी के दूसरे बेटे महेश की भी शादी हो गई थी। शादी के 1-2 महीने तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तो वह हर बात पर अपने अमीर खानदान का ताना देती कि मैं तो इतने बड़े घर की आई हूँ, मुझसे तो यह काम नहीं होता, वह काम नहीं होता। बड़ी बहू बेचारी सारा दिन घर का काम करती। कुछ समय तो उसने यह सब चीज बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद वह भी कहने लगी कि मैं ही घर का सारा काम क्यों करूं? घर तो बराबर दोनों बहुओं का है ना, तो घर का काम यह भी करेगी। इतने ही अमीर घर से आई थी तो ऐसे घर में शादी क्यों करवाई थी? किसी अमीर खानदान में शादी करवाती ताकि उसको बैठे बैठे महारानी की तरह बेड पर सारी चीजें मिलती रहें। मैं साफ कह देती हूँ तुमसे दिनेश, अगर यह इस घर में काम नहीं करेगी तो मैं भी काम नहीं करने वाली। या तो काम होगा तो दोनों बराबर करेंगे और नहीं होगा तो कोई एक भी काम नहीं करेगी। मैं ही क्यों सारा दिन घर का काम में लगी रहूं? यह क्या कहीं की महारानी है क्या? बड़ी बहू गुस्से में तमतमाती हुई बोली। और अब तो इस घर में यही रोज का ड्रामा हो गया। इसी बीच प्रकाश जी भी इस रोज रोज के कलेश से परेशान हो गए और एक दिन ज्यादा सोच विचार करने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। अब बेचारी पुष्पा जी अकेले ही रह गईं। छोटी बहू कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं होती और बड़ी बहू छोटी की बहस के चक्कर में कोई काम नहीं करती। प्रकाश जी की मौत के बाद पुष्पा जी वैसे ही परेशान रहने लगी थी कि इन दोनों की चिक चिक सुनकर वह और दुखी हो जाती। इसलिए उन्हें चुप रहना ही उचित समझा। वह ना तो बड़ी बहू से कुछ काम करने को कहती और ना ही छोटी बहू से काम करने को कहती। सारा दिन पूरे घर के काम में खुद ही अकेली लगी रहती और इस चीज का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। हालांकि जब तक वह स्वस्थ थी तब तक सारे घर का काम उन्होंने ही किया था, लेकिन जब वह खाट में पड़ गईं तो दोनों बहू आपस में उन्हें एक गिलास पानी देने के लिए भी लड़ती थीं। अब तो पुष्पा जी बेचारी बस यही सोचती कि इन दोनों का घर तो बस गया है, मेरे छोटे बेटे की और शादी हो जाए, तब मुझे कुछ हो जाए। छोटा बेटा भी अपनी माँ की हालत देखकर दुखी रहने लगा। ऊपर से दोनों भाभियां उसको दिन रात ताने दिया करती थी कि खाली बैठा खा रहा है, हमारे पति काम करके लाएं और यह यहाँ बैठे बैठे महाराजाओं की तरह खाता है, शर्म तो आती नहीं है, निठल्ला कहीं का। छोटा बेटा अपनी माँ पुष्पा जी की वजह से सब कुछ चुपचाप सुनता रहता था, क्योंकि कभी कभार जब पुष्पा जी की तबीयत खराब हो जाया करती तो बहुएं तो उन्हें पलटकर भी नहीं देखा करती थी। ऐसे में उनका छोटा बेटा ही था उनका इकलौता सहारा था। अपनी माँ के बारे में सोचकर वह चुप लगा जाता, वरना रोज रोज उल्टा सीधा सुनना किसको अच्छा लगता है।
वह यही सोचता जाता कि अगर मैं भी चला गया तो माँ की देखभाल कौन करेगा। वैसे भी अब उनका बुढ़ापे का शरीर है। एक दिन जब सबसे छोटा बेटा सुरेश खाना खा रहा था कि तभी छोटी वाली बहू ने आकर उसके आगे से खाने का थाल उठाकर बहुत दूर फेंक कर मारा और उसको उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने लगी। और आज उसका बर्ताव उससे बर्दाश्त न हुआ और वह बिना किसी को बताए एक दिन छोटा बेटा गुस्से में वहां से चला गया और पता नहीं कहाँ गया, शायद शहर गया होगा। रोज-रोज की चिक-चिक से बेचारा परेशान हो गया होगा। तो और घर में रहकर करता भी क्या? अब तो बेचारी पुष्पा जी घर में अकेले रह गईं। पहले सास, ससुर, फिर पति और अब जो छोटा बेटा उनका इकलौता सहारा बचा हुआ था, अब तो वह भी न जाने कहाँ चला गया। बेचारी जब ज्यादा दुखी होती तो रो लिया करती। बाकी बहू बेटे तो उनकी सुनने से रहे थे, क्योंकि दोनों बहू ने अपने अपने पतियों को सिखा रखा था। बड़ी बहू अपने पति को छोटी के खिलाफ भड़काती तो छोटी बहू बड़ी के खिलाफ। ऊपर से अगर पुष्पा जी किसी एक बहू की बात सही को भी यह कह देती कि इसकी बात सही है, तो चाहे वास्तव में उसकी बात सही हो, लेकिन फिर भी तो घर में बवंडर आ जाता। दूसरी पहली को गाली देती और पहली दूसरी को गाली देने लगती। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। बेचारी अब तो भूखी प्यासी जैसे भी समय कट जाता काट ही रही थी। उनकी दशा हर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन पुष्पा जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उन्हें बहुत जोर से बुखार आ गया। उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुना। वह तो भला हो, ईश्वर का कि उस दिन अचानक मैं वहां पहुंच गया। जब मैंने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने पुष्पा को दवाई दिलाई और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। उसके बेटे बहू से भी बात की तो सबने नए नए बहाने बना दिए। मैंने उन्हें समझाया भी था। उस समय पर तो उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई थी जैसे मानो उन्हें सब समझ आ रहा है। पुष्पा ने भी मेरी एक न सुनी। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद उसका बुखार कम हुआ तो वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन वह मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। लगभग 3 महीने पहले की बात रही होगी यह कि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी और मैं अचानक से वहां पहुंचा था। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है, शायद मैं उस दिन पुष्पा को साथ ले जाता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। तब मैंने उन बुजुर्ग महिला के ताऊजी से पूछा कि अंकल जी उसके बाद क्या हुआ? इस बात को तो बताओ। और आज यहाँ शमशान घाट में शव आने के बाद भी 8 घंटे तक उनको मुखाग्नि क्यों नहीं दी गई? और आखिर वह 2 व्यक्ति कौन थे जो वहां पर खड़े थे कागज का टुकड़ा लिए? उस कागज के टुकड़े में क्या था? जो इधर से उधर घूमे जा रहा था, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? ऐसा क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े में? पुष्पा जी के शव को मुखाग्नि नहीं दी जा रही थी। और इतना पूछने के बाद जब उस बुजुर्ग महिला के ताऊजी ने मुझे सच बताया तो वास्तव में मुझे यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल वह कागज का टुकड़ा कुछ और नहीं, स्टाम्प था। वैसे तो सभी जानते होंगे कि स्टाम्प होता क्या है, पर मैं फिर भी बता दूं कि वह एक सरकारी कागज था जिस दिन पुष्पा जी की तबीयत खराब हुई थी और उनके ताऊजी अचानक से वहां आए थे और वहां से चले गए। उसके बाद से वह अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। कभी कभार कोई सा बेटा जाकर डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले आता, लेकिन कोई भी बहू उनके खाने पीने का ध्यान न रखती। और अब उनकी हालत ऐसी थी नहीं कि वह उठकर अपने लिए कुछ खाने पीने को बना सकें। एक तो बुखार, ऊपर से भूख और इस तरीके से बीमारी और भूख के कारण आज पुष्पा जी को यहाँ तक पहुंचा दिया था। और कल रात भी पुष्पा जी भूख प्यास से तड़प रही थी। उन्होंने कई बार अपनी बहू को आवाज लगाई, लेकिन उनकी एक भी बहू ने उनकी कोई बात न सुनी। और आखिरकार उन्होंने तड़प खाने पीने के अभाव में पानी के लिए तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जब उनकी मौत हुई थी तब दोनों बहू ही घर में थी। बड़ा बेटा बाहर शहर किसी काम से गया हुआ था और छोटे को सोकर होश नहीं रहा कि वह माँ जिसने उन्हें जन्म दिया बाहर भूखी प्यासी के किस हालात में पड़ी है, बुखार से तड़प रही है या भूखी है। इंसान को जीने के लिए खाना पानी बहुत जरूरी होता है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद उसको जरूरत ही नहीं रही थी ना अब माँ की,
क्या कहेंगे आप ऐसे बेटों के बारे में जिनको जन्म देने के लिए एक औरत जिंदगी और मौत से खेल जाती है? उस माँ के बारे में जिसने इन कपूतों को पाल पोस कर बड़ा किया और जब ये अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो गए तो उन्होंने उस माँ को ध्यान ही नहीं दिया और दो बेटे और बहू होने के बावजूद उस बुजुर्ग महिला ने तड़प तड़प कर आज भूख और प्यास से जान दे दी। यह तो रही यहाँ तक की बात। इसके आगे की बात जानना नहीं चाहेंगे? जब उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई तब सुबह छोटा बेटा उठा और उसने देखा कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो उसे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उसकी माँ नहीं रही, बल्कि उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसकी माँ के नाम से जो जमीन थी वह उन दोनों भाइयों में बटी नहीं। छोटा बेटा इतना कह ही रहा था और कोई बात नहीं, पुष्पा जी के सबको शमशान घाट में ले जाया गया। लकड़ियों की चिता चीनी गई, इस पर सब रखा गया, लेकिन मुखाग्नि नहीं दी गई। उससे पहले ही बड़ा बेटा आया पर एक कागज का टुकड़ा अपने हाथ में लाया। और जानते हैं वह कागज का टुकड़ा क्या था? वह कागज का टुकड़ा था जमीन, जो उसकी माँ के नाम थी, जो पुष्पा जी मरने से पहले उन दोनों बेटों के नाम नहीं करके गई थी। वह उसका स्टाम्प था। और 8 घंटे शमशान घाट में जो सब रखा रहा मुखाग्नि के लिए, उसके लिए यह जरूरी बात नहीं थी कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, पर दोनों बेटों के लिए यह ज्यादा जरूरी था कि पहले जमीन को बांट लिया जाए। दरअसल पुष्पा जी के नाम पर 5 बीघा जमीन बच रही थी। 2 बीघा जमीन वह पहले ही बेच चुकी थी। तीसरा बेटा बहुत दिनों से गायब था, जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि बंटवारा कैसे किया जाए, तो शमशान घाट में स्टाम्प बनाया गया। सारी कार्रवाई पूरी की गई और उस बची हुई जमीन का बंटवारा किया गया और इसके बाद उस सबको मुखाग्नि दी गई। मैं आज भी जब यह घटना सोचता हूँ तो मेरा दिल चीर पड़ता है। क्या सच में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है? इतनी कार्रवाई भी पुलिस को डांट डपट करने के बाद की गई और सबको मुखाग्नि दी गई, वरना तो 8 घंटे शायद 16 भी हो सकते थे। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या सच में पैसा और जमीन जायदाद रिश्तों से इतना बड़ा हो गया है। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह हुआ क्या। जब भी कभी इस बात को याद करता हूँ तो लगता है कि जैसे सब कुछ बेकार है। क्या पता कल को हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा कर दे। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में